जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 चल रहा है और इसमें हम लोक के बारे में पढ़ रहे हैं और चौथे अधिकार में तिर्यक लोक का वर्णन है। असंख्यात द्वीप समुद्र इस तिर्यक लोक में हैं और उनके बीचों बीच में जम्बू द्वीप है। हमने मोटे रूप में उन सब के बारे में पढ़ा। विगत 2-3 दिनों की कक्षाओं में हमने कुछ परिभाषाएं ऐसी पढ़ी जो अक्सर जब हम त्रिलोकसार, तिलोपरिणति इन ग्रंथों को पढ़ते हैं अथवा 3 लोक के बारे में जब भी हम कोई परिमाण जानना हो तो उन शब्दों का वहाँ प्रयोग होता है। जगत प्रतर है, जगत श्रेणी है, या फिर अंगुल लगाना तो कौन सा, उत्सेधांगुल लगाना है कि प्रमाणांगुल लगाना है कि आत्मांगुल लगाना है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। कल की कक्षा में हमने कुछ परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में, जहाँ पल्ले और सागर की परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, उनके बाद में हमने जो मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और प्रश्न नंबर जो 187 है 187, उसमें उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई थी और उसी के माध्यम से हमने यहाँ पर समझा था। आइए एक बार फिर से उन 458 अकृत्रिम चैत्यालयों का हम रिवीजन करते हैं। वे चैत्यालय कहाँ हैं, किस प्रकार, ये हम वर्णन समझते हैं चित्र के माध्यम से। आप सभी लोगों के सामने हम ये रखते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए। ये देखिए, ये चित्र हमारे सामने है। इसमें ये जो डायग्राम बना हुआ है, सुदर्शन मेरु संबंधी 16 जिनालय, विजयार्ध पर्वत संबंधी 34 जिनालय, वक्षारगिरी संबंधी 16 जिनालय, गजदंत संबंधी 4 जिनालय और कुलाचल संबंधी 6 जिनालय। जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष ये 2 वृक्ष हैं तो 1-1 जिनालय इनका हुआ। इस तरह जब हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो यहाँ तक कुल ये टोटल 78 जिनालय हो गए। जिनालय कहें या चैत्यालय कहें, एक ही बात है। इन 78 को जब आगे करें धात के खंड द्वीप में से दुगने हैं, क्योंकि जितनी रचना जम्बू द्वीप की है उससे दुगनी रचना धात के खंड द्वीप की है। तो उस दृष्टि से 156 यहाँ पर धात के खंड द्वीप के और पुष्करार्ध द्वीप के, क्योंकि वैसे तो दुगनी होनी चाहिए थी लेकिन आधे में मानुषोत्तर आने से जितनी धात के खंड द्वीप की रचना है उतनी ही रचना पुष्करार्ध द्वीप की है, इसलिए 156 उसके। इस तरह जब हम ढाई द्वीप संबंधी चर्चा करते हैं तो कुल 78 + 156 + 156 ये बन जाते 390। अब इन 390 को तो अभी अपन ने ये लगाए ढाई द्वीप संबंधी। ढाई द्वीप में भी धात के खंड एवं पुष्करार्ध के उत्तर और दक्षिण में ईश्वाकार पर्वत है 2-2, जिससे उस धात के खंड द्वीप का और पुष्करार्ध द्वीप के विभाजन होते हैं। ये पूर्व का और ये पश्चिम का धात के खंड है। ये पूर्व पुष्करार्ध, ये पश्चिम पुष्करार्ध, इस तरह से। और मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। नंदीश्वर द्वीप के चारों दिशाओं में 52 जिनालय हैं, प्रत्येक दिशा में 13 जिनालय। कुंडलवर जो द्वीप है उसके बीचों बीच में जो कुंडलगिरी है उसके चारों दिशाओं में 4 जिनालय। और 13वां द्वीप जो रुचिकवर द्वीप है, उस रुचकवर द्वीप के बीचों बीच में रुचकगिरी है, उसके चारों दिशाओं में 4 जिनालय। इस तरह इधर की तरफ के कुल हो गए हमारे 68 और 390 उधर हो गए थे। तो कुल मिलाकर के मध्यलोक में आकृत्रिम चैत्यालय बन जाते हैं 458। अब ये जो 458 आकृत्रिम चैत्यालय, इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए,
ये चित्र हमारे समक्ष है। इसमें हम ये समझें, सबसे पहले ये सुमेरु पर्वत बीचों बीच में आया। जैसे यहाँ पर एक सुमेरु पर्वत है, तो हम धात्रिखंड द्वीप की बात करेंगे तो वहाँ 2 सुमेरु होंगे, 2 मेरु पर्वत होंगे, विजय और अचल। पुष्कराट की बात करेंगे तो मंदर और विद्युन्माली, पूर्व की तरफ मंदर और पश्चिम की तरफ विद्युन्माली। तो ये सुमेरु पर्वत हुआ, 4 वन इसमें हैं। सबसे पहले नीचे भद्रशाल वन, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो नंदन वन, फिर सोमनस वन और फिर पांडुप वन। इस तरह से एक वन में चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं, तो कुल जिनालय यहाँ पर बन जाएंगे हमारे 16। ये हुआ सुमेरु पर्वत संबंधी, जो सबसे पहले हमने चर्चा की। अपनी किताब को भी देखते जाएं और यहाँ पे चित्र में भी मिलाते जाएं। फिर हमने चर्चा की विजयाट पर्वत की। विजयाट पर्वत में मैंने निवेदन किया था, ये नीचे ही नीचे भरत क्षेत्र बना हुआ है ये पूरा। इस भरत क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच में ये एक पर्वत जा रहा है जिसका नाम है विजयाट पर्वत। कल किन्हीं महानुभावों ने प्रश्न किया था कि विजयाट पर्वत कितना ऊंचा है। हमने देखा, आगे इसमें वर्णन भी आएगा, 25 योजन ऊंचाई है इस विजयाट पर्वत की। ये विजयाट पर्वत भरत क्षेत्र में एक हुआ। जब हम बात करेंगे ऐरावत क्षेत्र की, तो ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र के बीचों बीच में ये विजयाट पर्वत जा रहा है इस तरह से। तो 2 तो ये हो गए। और जब हम बात करेंगे विदेह क्षेत्र की, तो उस विदेह क्षेत्र में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नगरियाँ बनी हुई है। और प्रत्येक नगरी में इसी तरह से जैसे भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के 6 खंड बने, ऐसे बीचों बीच में विजयाट पर्वत के जाने से इसके भी 6 खंड बन जाते हैं। इसको हमने यहाँ पे एक चित्र के रूप में ये दिखाया। ये देखिए, ये बीचों बीच में विजयाट पर्वत है और इस तरह से नदी निकलती है जिससे इसके भी 6 खंड बन जाते हैं। यहाँ भी बीच का ये आर्यखंड और 5 मिले 6 खंड बनते हैं। तो इस अपेक्षा से विजयाट पर्वत जब हम विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से काउंट करेंगे तो 8 इधर होंगे, 8 नीचे की तरफ होंगे, 8 पश्चिम में दक्षिण की तरफ और 8 पश्चिम में उत्तर की तरफ। इस तरह से कुल बन जाएंगे हमारे 32 विदेह क्षेत्र संबंधी विजयाट, और एक भरत क्षेत्र संबंधी, एक ऐरावत क्षेत्र संबंधी। इस तरह से कुल हमारे बन जाएंगे ये 34 विजयाट जम्बूद्वीप संबंधी। तीसरी चर्चा हमने की थी 16 वक्षारगिरी की। ये जो 8 नगरियाँ बनी हुई हैं, इन 8 नगरियों का विभाजन कैसे हुआ, 8 नगरियाँ कैसे बनी? तो उत्तर मिला 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी। 1 2 3, ये 3 बीच में विभंगा नदी और ये 4 वक्षारगिरी। ये जो टेढ़ा जा रहा है, जो हमने अलग से चित्र बनाया, ये वक्षारगिरी, ये सिंबल है टेढ़े का, ताकि पर्वत एक समझ में आए। ये कथन मात्र है, ऐसा नहीं समझिएगा कि इस तरह ये टेढ़े पर्वत बने हुए हैं। पर्वत सीधे हैं, लेकिन दिखाने की दृष्टि से यहाँ पे आपसे निवेदन किया है। तो 4 वक्षारगिरी, 1 2 3 और 4, ये पूर्व दिशा में उत्तर की तरफ, और ये 4 वक्षारगिरी पश्चिम दिशा में, ये दक्षिण की तरफ, पूर्व दिशा में दक्षिण की तरफ। ये हो गए 8। इसी तरह पश्चिम दिशा में दक्षिण की तरफ ये 4 वक्षारगिरी, और पश्चिम दिशा में ही उत्तर की तरफ ये 4 वक्षारगिरी। तो जम्बूद्वीप संबंधी वक्षारगिरी हो जाती है 16 है। आगे हमने चर्चा की थी 4 गजदंत पर्वत। विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ, ऊपर उत्तर की तरफ भी और नीचे दक्षिण की तरफ भी 2 और 2 4 गजदंत पर्वत हैं। ये इस तरह हाथी के दांत के समान जो हैं, इस तरह से 4 गजदंत, 2 नीचे और इस तरह से 2 ऊपर। इसी से इस विदेह क्षेत्र के अंतर 2 देवकुरु और उत्तर कुरु, ये 2 विभाजन हो जाते हैं, वो इसी के माध्यम से हो पाते हैं। इसके बाद में 6 कुलाचल। ये देखिए 6 कुलाचल। सबसे पहला हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, निषद, फिर है नील, फिर रुक्मेन और शिखरिन। ये 6 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत पर प्रत्येक कुलाचल, कुलाचल कहें या पर्वत कहें एक ही बात है। कुलाचल का अर्थ पर्वत ही होता है। तो ऐसे 6 कुलाचल जम्बूद्वीप के हो जाते हैं। और जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष की 2 की यहाँ पर बात की गई। तो ये जो ग्रीन कलर के बने हुए हैं, उत्तर पूर्व की तरफ जो बना हुआ है वो जम्बू वृक्ष है,
और दक्षिण पश्चिम की तरफ जो बना हुआ है वह शाल्मली वृक्ष है। ये पृथ्वी काय होते हैं, पृथ्वी कायिक नहीं, और बड़े विशाल होते हैं। इनकी शाखाएं उपशाखाएं आगे और भी वर्णन दिया है। तो वो सब इस तरह से दो जिनाले इन दो वृक्ष संबंधी हो जाते हैं। तो ये जो वर्णन हमने पढ़ा ये जम्बूद्वीप संबंधी था। जम्बूद्वीप की अपेक्षा से यहाँ कुल मिलाकर के 78 अकृत्रिम जिनाले हमारे बन जाते हैं। इन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में जब इन 78 की हम बात करेंगे तो जब हम इससे दुगने आगे धातकीखंड द्वीप की बात करेंगे तो ये आपके समक्ष मैंने चित्र दिखा रहे हैं। ये धातकीखंड द्वीप है। चूँकि यहाँ सिर्फ इतना स्पेस नहीं होने के कारण से सिर्फ चित्र दिखाया गया है। हमको समझना ये है, यहाँ जैसे माना कि एक सुमेरु पर्वत था तो यहाँ 2 मेरु हो जाएंगे। तो यहाँ 16 थे तो इधर भी 16 और इधर भी 16, तो 32 इसके हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने 34 विजयाट की बात की थी तो 34 इस तरफ एक तरफ होंगे और 34 इस तरफ एक तरफ होंगे, तो ये हो जाएंगे 68। जैसे हमने यहाँ 16 बख्शारगिरी की बात की थी विदेह क्षेत्र में, तो यहाँ 16 तो इधर और 16 इधर, तो 32 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ 6 कुलाचल 4 गजदंत की बात की थी तो यहाँ 4 इधर और 4 इधर 8 गजदंत हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ 6 कुलाचल की बात की थी तो 6 कुलाचल इधर और 6 कुलाचल इधर, इस तरह से 12 कुलाचल हो जाएंगे, 12 पर्वत हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 वृक्ष की बात की थी, जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष, ऐसे वहाँ पे धातकीखंड वृक्ष और शाल्मली वृक्ष और धातकीखंड इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो 4 वृक्ष हो जाएंगे। तो जो 78 जो हमने यहाँ पर काउंटिंग की थी उससे बिल्कुल दुगनी काउंटिंग, दुगनी रचना या दुगनी संख्या जो है वह धातकीखंड द्वीप की हो जाया करती है। तो इस अपेक्षा से ये धातकीखंड द्वीप में, और इतनी ही रचना हमारी ये पुष्कराट जो बना हुआ है, इस पुष्कराट में जितनी धातकीखंड की है तो 156 यहाँ पे कुल काउंटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल हमारी ये काउंटिंग हो गई 390। जब हम बात करेंगे 4 ईश्वाकार की तो ये देखिए विदेह, ये जो धातकीखंड द्वीप है, इस धातकीखंड द्वीप में उत्तर की तरफ ये एक, दक्षिण की तरफ ये एक, ये 2 ईश्वाकार पर्वत बने हुए हैं। नाम है ईश्वाकार, इशु आकार। इशु माने गन्ना, इशु माने बाण। दो शब्द मिलते हैं, इक्ष्वाकार और ईश्वाकार। तो इक्षु आकार लगाएंगे तो इक्षु माने ईख, गन्ना, जैसे बिल्कुल सीधा होता है, और इशु आकार लगाएंगे तो इशु माने होता है बाण, बाण जैसे बिल्कुल सीधा होता है। तो इसी तरह ये पर्वत बिल्कुल सीधे खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं है बीच में से, इसलिए इनका नाम ईश्वाकार है। इन 2 पर्वतों के होने से धातकीखंड द्वीप के 2 भाग हो गए, एक पूर्व धातकीखंड और एक पश्चिम धातकीखंड। ऐसे ही पुष्कराट में 2 हैं, उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ, तो पुष्कराट के भी 2 हिस्से हो गए, पूर्व पुष्कराट और एक पश्चिम पुष्कराट। तो ये 4 ईश्वाकार पर्वत हो गए। इसके बाद में 4 मानुषोत्तर, ये जो आपको दिखाया गया ये लिखा हुआ मानुषोत्तर पर्वत, इसके चारों दिशाओं में जो ब्लैक डॉट बनाए हुए हैं, कथन मात्र है जो, ये 4 डॉट जो हैं चारों दिशाओं के 4 जिनालय हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप पे हम आ गए। ये वाला, ये 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। इस नंदीश्वर द्वीप के एक दिशा में कितने जिनालय हैं? यहाँ पे एक दिशा में 13 जिनालय हैं। तो इस अपेक्षा से ये पूर्व में 13 है, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 13 है, पश्चिम की तरफ आएंगे तो 13 है, और उत्तर की तरफ आएंगे तो 13। इस तरह से ये 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप 8वें द्वीप के बन जाते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं 11वां द्वीप कुंडलवट द्वीप, उसको ये नंबर 11 नंबर। इस कुंडलवट द्वीप में चारों दिशाओं में एक एक जिनालय। नंदीश्वर की विशेषता है वहाँ चारों दिशाओं में 52 जिनालय हैं और यहाँ चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। और इसी तरह ये अंतिम जो रुचिक गिरी है, रुचिकवट द्वीप के मध्य में जो रुचिक गिरी है, यहाँ पर हमारा बन जाएगा चारों दिशाओं का एक एक जिनालय। इस तरह से ये ऐसे, ये इस तरह से। तो कुल मिलाकर के ये पूरे एक तरह से मध्य लोक में जो काउंटेबल मतलब संख्या के रूप में जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो इस तरह यहाँ पर बनाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये जो वर्णन था ये इस संबंध में अकृत्रिम चैत्यालयों के रूप में हुआ। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का जो वर्णन है वो से हम पढ़ते हैं। मध्य लोक में और क्या है, कैसा वर्णन है वो देखें।
पेज नंबर आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में 63 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 178। मनुष्य लोक की स्थिति कहाँ पर है एवं उसका प्रमाण क्या है। अभी तो हमने सामान्य रूप से बात की थी मध्य लोक, उसमें तिर्यक लोक। अब यहाँ प्रश्न मनुष्य लोक का किया जा रहा है कि मनुष्य लोक कितना है और कहाँ पर है और कैसा है। उत्तर, चित्रा पृथ्वी के ऊपर त्रस नाली के बहुमध्य भाग में 45 लाख योजन विस्तार प्रमाण विस्तार वाला अति गोल मनुष्य लोक है। क्या मतलब हुआ? यहाँ एक बात आई चित्रा पृथ्वी। ये चित्रा पृथ्वी कहाँ पर बनी हुई है? थोड़ा सा हम स्मरण करें, जब हमने 7 नरकों के बारे में वर्णन पढ़ा था, 7 पृथ्वियों के बारे में वर्णन पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहली पृथ्वी जो रत्नप्रभा पृथ्वी है, उस रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग बनते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। ठीक है, ये जो 3 भाग हमारे बने, इनमें खर भाग 16,000 योजन मोटा है, जिसमें चित्रा, वज्रा, वैडूर्या इस तरह से 1,000 योजन मोटी 16 पृथ्वियाँ बनी हुई है, जो बिल्कुल कंटिन्यू है, जिनके बीच में गैप नहीं है। जैसे मैंने निवेदन किया था, जैसे माना कि मार्बल की हम कोई स्लाइसेस रख दें तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से 16 पृथ्वियाँ बनी हुई है। उनमें से सबसे पहली पृथ्वी का नाम है चित्रा पृथ्वी। उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर ही पूरा का पूरा मध्यलोक है, ध्यान से समझिएगा। और उसमें भी अगर अपन बात करेंगे मनुष्य लोक की, तो उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर मनुष्य लोक बना हुआ है, जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया ना, त्रस नाली के बहुमध्य भाग में। क्योंकि त्रस नाली तो एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी है। अभी अपन समतल की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की नहीं कर रहे। तो 1/1 राजू है, तो एक राजू के अंदर 45 लाख योजन तो कितना सा होगा? बहुत थोड़ा सा होगा। लेकिन वो इसलिए बहुमध्य भाग शब्द का प्रयोग कर दिया कि उसके बीचों बीच में, उस त्रस नाली के बिल्कुल बीचों बीच में कितना स्थान लिया है मनुष्य लोक का? 45 लाख योजन। 45 लाख योजन स्थान कैसे आता है वो भी अपन को समझना चाहिए। जब हम जम्बूद्वीप की बात करेंगे तो जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन। जब हम धात्कीखंड द्वीप की बात करेंगे तो वो कितना है? 2 लाख योजन। तो 2 लाख योजन इस तरफ और 2 लाख योजन इस तरफ, इसे सब तरफ लगाना है अपन को। फिर आगे हम चर्चा करेंगे धात्कीखंड द्वीप के परे लवण समुद्र रह गया, सॉरी, लवण समुद्र 2 लाख योजन। फिर इसके बाद में धात्कीखंड द्वीप 4 लाख योजन, फिर कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन और पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन है। लेकिन हम उसका जब आधा कर देंगे, पुष्करार्ध करेंगे, तो वो रह जाएगा 8 लाख योजन। तो 8 लाख योजन पुष्करार्ध, 8 लाख योजन हमारा हो गया कालोदरी समुद्र 16, 4 लाख योजन हमारा हो गया धात्कीखंड 20, 2 लाख योजन को हो गया लवण समुद्र, तो हो गए 22। तो 22 इधर, 22 इधर और एक बीच का जम्बूद्वीप, इस तरह से कुल बन जाते हैं 22 + 1 + 22 45 लाख योजन। आइए इसको भी हम, जो हमने वो चित्र देखा था उसके माध्यम से हम समझ लेंगे तो आई थिंक जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो चित्र हमारे समक्ष है, इसको थोड़ा सा हम केवल ढाई द्वीप समझेंगे और थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जी। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन। हमें ये समझना है कि मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख योजन कैसे है। तो यहाँ से यहाँ 1 लाख योजन, वो किधर भी लगा लें, चाहे हम उत्तर से दक्षिण लगा लें, चाहे पूर्व से पश्चिम लगा लें, एक ही बात है, क्योंकि गोल है ये। तो 1 लाख योजन यहाँ से यहाँ। इसके बाद में ये इतना सा जो चूड़ी का स्पेस है, इतना मात्र, ये जो इस तरह से गोल घूम रहा है, ये 2 लाख योजन है। फिर धात्कीखंड द्वीप आया, ये 4 लाख योजन। फिर ये कालोदरी समुद्र आया, ये 8 लाख योजन। और ये पूरा जब हम पुष्करवर गिनेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारा 16 लाख। लेकिन हमें आधा गिनना है, क्योंकि आधे के बाद में मानुषोत्तर है, जिसको हम नाम देते हैं पुष्करार्ध, तो ये बन जाएगा 8 लाख।
तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, तो 22 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ऐसे ही इधर की तरफ भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 लाख योजन हो गया और बीच का 1 लाख योजन जम्बूद्वीप। तो इस तरह से 45 लाख योजन का ये मनुष्य लोक है। ये हम पूर्व से पश्चिम तक लगाएं अथवा उत्तर से दक्षिण तक लगाएं, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कथन किया गया है 45 लाख योजन के मनुष्य लोक का। ठीक है, तो मनुष्य लोक चित्रा पृथ्वी के ऊपर त्रस नाली के बहुमध्य भाग में 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाला अति गोल मनुष्य लोक है, क्योंकि पूरा गोल गोल है, रचना पूरी गोल गोल है। पूरे जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो सब गोल गोल हैं। तो ये इस तरह से 45 लाख योजन का हमारा मनुष्य लोक कहते हैं। इसको हम मनुष्य लोक भी कहें, इसको हम 2.5 द्वीप बोले या इसको हम 2.5 द्वीप बोले, एक ही बात है। ये शब्द सब पर्यायवाची हैं या यूं कहें ये सब एकार्थवाची हैं। अगला आगे देखिए, जम्बूद्वीप की अवस्थिति कहाँ पर है एवं उसका प्रमाण क्या है? उत्तर, मनुष्य क्षेत्र के बहुमध्य भाग में 1 लाख योजन विस्तार से युक्त वृत्ताकार जम्बूद्वीप है। कहाँ है ये वही उन्हीं असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में है। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र इस तरह गोल 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 बने हुए हैं, पूरे असंख्यात पूरे मध्य लोक में फैले हुए हैं, एक राजू विस्तार तक। इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये 1 लाख योजन विस्तार वाला, इस 1 लाख योजन को हम यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक करें अथवा उत्तर से दक्षिण तक करें, या यहाँ नैऋत्य से जब हम सामने ईशान तक करें अथवा वायव्य से आग्नेय में करें, किसी भी तरफ बिल्कुल सामने करें, तो 1 लाख योजन विस्तार वाला गोल थाली के आकार का, गोल तो है लेकिन उसमें हमें विशेषता ये जाननी है, ये जम्बूद्वीप किसके आकार का है? थाली के आकार का है। थाली के आकार का नाम स्पेशल क्यों दिया? क्योंकि थाली बीच में से भरी हुई है। अन्य जितने भी द्वीप समुद्र हैं वो तो सब चूड़ी के आकार के हैं। चूड़ी का आकार क्यों दिया? क्योंकि चूड़ी जैसे होती है, जैसे माना कि आप लोग चूड़ी पहनते हैं, माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, तो वो जो गोल गोल इस तरह से घूम रहा है वही है, बीच का स्पेस खाली है। अगर हम मात्र ओनली धात की खंड द्वीप की रचना करेंगे, ओनली केवल धात के खंड द्वीप की, वो तो रचना कैसे होगी? चूड़ी के आकार में होगी। केवल धात के खंड द्वीप बनाएं, केवल लवण समुद्र बनाएं, केवल पुष्कर, कोई सा भी आगे के जितने भी द्वीप समुद्र हम बनाएंगे सबकी रचना चूड़ी के आकार में होगी, बीच का स्पेस खाली रहेगा। लेकिन जम्बूद्वीप जो है वह थाली के आकार का है, गोल तो है लेकिन बीच में से जो हमने रचना पढ़ी थी, आगे अभी हम और पढ़ेंगे, वो बीच में से पूरी भरी हुई है। 7 क्षेत्र जो बने हुए हैं, 6 पर्वत जो बने हुए वो ऐसे बने हुए हैं, और उसमें अगले जो द्वीप समुद्रों में बने हुए हैं उनमें द्वीपों में ऐसे बने हुए हैं, तो इस तरह से पर्वत बने हुए हैं उनके बीचों बीच में, इस तरह से वहाँ वर्णन किया गया है। इसलिए इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखें, जम्बूद्वीप से संबंधित है। जम्बूद्वीप में कितने और कौन कौन से कुलाचल हैं और वे कुलाचल कैसे हैं? उत्तर, जम्बूद्वीप में पहला हिमवान, दूसरा महाहिमवान, तीसरा निषद, चौथा नील, पांचवा रुक्मी और छठा शिखरी नाम के 6 कुलाचल पर्वत हैं। कुलाचल कहें या पर्वत कहें एक ही बात है। ये कुलाचल मणियों से चित्र विचित्र तट वाले हैं। इनके तटों में दोनों तरफ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। पार्श्वा मतलब आजू बाजू अगल बगल का जो भाग है ये चित्र विचित्र मणियों से खचित है। आगे क्या विशेषता कह रहे हैं देखिए, ये ऊपर नीचे और बीच में तुल्य विस्तार वाले हैं, समान विस्तार वाले। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग जो पर्वत देखते हैं वो कैसे होते हैं? नीचे से बड़े होते हैं, ऊपर जाते 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 छोटे हो जाते हैं, चोटी रूप बन जाते हैं।
लेकिन ये वैसे नहीं है, ये एज ए दीवाल के जैसे हैं। जैसे दीवाल नीचे से भी बराबर, बीच से भी बराबर और ऊपर से भी बराबर होती है, ऐसे ही ये 6 पर्वत बने हुए हैं। आगे विशेषता कह रहे हैं, ये जो 6 पर्वत है ये क्रमशः है हेम अर्थात स्वर्ण, अर्जुन अर्थात चांदी, तीसरा तपाए हुए स्वर्ण, नीलमणि, चांदी और स्वर्ण सदृश वर्ण वाले हैं। इनके जैसा रंग है इन पर्वतों का। जैसे पहला जो पर्वत है हिमवन पर्वत, ये कैसा है? ये हेम अर्थात स्वर्ण वर्ण का है, सोने के रंग का है। दूसरा जो महाहिमवन है ये अर्जुन मतलब चांदी की वर्ण वाला सफ़ेद रंग का है। इस तरह से वर्ण वाले हैं। तथा पूर्वापर समुद्र से संलग्न हैं। पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में समुद्र आया है ना, पूरा लवण समुद्र चारों तरफ से है। तो इन पर्वतों की पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में समुद्र हैं, वहाँ से टच हो रखे हैं, स्पर्शित हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं, पूरे फैले हुए हैं। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों में विभाजन इन 6 कुलाचलों से ही होता है। जो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत जो हमने पढ़ा या पढ़ते हैं, ये 7 क्षेत्र कैसे बने? इन्हीं 6 पर्वतों से बने। आइए अब इसी बात को हम चित्र के माध्यम से इसी बात को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जम्बू द्वीप का ये चित्र आपके सामने है। ये देखिए, सबसे पहले ये हिमवन नाम का पर्वत, ये पूर्व से पश्चिम तक लंबा है, पूरा फैला हुआ है। ये देखिए, ये कहाँ तक है? ये इस तरफ देखिए, ये यहाँ पूरा, ये पीछे लवण समुद्र जा रहा है पूरे चारों तरफ। तो लवण समुद्र की पूर्व, ये चित्र में हमेशा राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा होती है, तो उसी पूर्व दिशा की अपेक्षा से यहाँ पर पूर्व दिशा में, ये देखिए, ये पूर्व दिशा में यहाँ पर लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र पे जाकर के इनका ये भाग, ये छोर मिल रहा है। ये पहले नाम का हिमवन पर्वत जो नाम दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, फिर रुक्मिन और शिखरिन। ये 6 पर्वत बने हुए हैं। क्या विशेषता इनकी बताई? ये जो 6 पर्वत हैं, ये दोनों पार्श्व भाग में, आजू बाजू में, दोनों तरफ चित्र विचित्र मणियों से खचित है। और इनका जब रंग बताया यहाँ पे, तो सबसे पहला जो हिमवन नाम का पर्वत है, ये हेम अर्थात स्वर्ण वर्ण वाला है। महाहिमवन अर्जुन अर्थात चांदी सफ़ेद वर्ण वाला है। इसके बाद निषद पर्वत तपाया हुआ सोना अर्थात कुछ लालिमा लिए हुए लाल वर्ण वाला है, तपाए हुए स्वर्ण के समान। फिर नील पर्वत नीलमणि के समान नीले रंग का है। फिर रुक्मिन पर्वत रजत माने चांदी के वर्ण वाला है। और शिखरिन पर्वत जो है वो हेममया अर्थात स्वर्ण वर्ण वाला है। एक विशेष बात आप सभी लोगों के समक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब अक्सर ये कहा करते थे, और पूज्य आचार्य भगवंत के माध्यम से ही उनका ये बात हुआ करती थी। और वो कहते थे कि आचार्य श्री इस विषय में एक नया चिंतन देते हैं। वैसे तो आचार्यों ने इनके वर्ण वाला इन पर्वतों को कहा है, लेकिन आचार्य श्री का विशेष विचार ऐसा यहाँ पर उपस्थित होता है। जब सूत्र की बात हम करते हैं, तत्वार सूत्र जी में वहाँ लिखा हुआ है हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। तो मय शब्द होता है, हेम मय हैं, अर्जुन मय हैं। तो मय का मतलब होता है तद्रूप, संस्कृत में एक मयट प्रत्यय होता है। तो पूज्य आचार्य श्री कहते हैं कि मय है, इसका मतलब ये उन्हीं के बने हुए हैं, उस वर्ण वाले नहीं हैं। और इस बात के ऊपर जोर देते हुए वो इसलिए भी ये बात घटित करते हैं कि आगे जब हम पढ़ते हैं कि ये इनके दोनों पार्श्व भाग में, आजू बाजू में चित्र विचित्र मणियाँ बनी हुई है, मणियाँ लगी हुई है। तो भाई मणि तो जो सोना चांदी ओरिजिनल होगा, उसी के ऊपर तो मणि सुशोभित होगी। या जो पीतल का है और ऊपर से सोने के रंग का कर दिया, उसके आप डायमंड चढ़ाओगे। डायमंड्स कहाँ सुशोभित होंगे? डायमंड्स वहाँ सुशोभित होंगे जहाँ पर ये वास्तव में उसी वर्ण वाले उसी के बने हुए हों, सोने के बने हुए हों, चांदी के बने हुए हों, इंद्रनील मणियों के बने हुए हों, तब तो ये डायमंड या मणियाँ उन पर सुशोभित होंगी। तो ये एक आचार्य श्री का नया विचार है
चूँकि वैसे तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में इनको इनकी वर्णवाला कहा है, तो ऐसा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस विषय में दो मान्यता है। चूँकि आचार्य श्री का भी अपना मंतव्य बिल्कुल तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है, बिल्कुल सही है, इसलिए उस बात को भी अपने को यहाँ पे स्मरण रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये 6 पर्वत बने हुए हैं। इन्हीं 6 पर्वतों के होने से उस जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र बन जाते हैं, 7 भागों में वह विभाजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 7 क्षेत्र। ये देखिए 7 क्षेत्र आपके समक्ष हैं। ये सबसे पहला भरत क्षेत्र, हिमवन पर्वत से बॉर्डर बन गई यहाँ पे, तो नीचे का भरत, फिर ये हेमवत, फिर हरि, और ये फिर ये बड़ा बीच का विदेह क्षेत्र, फिर उसके बाद में रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये जो बाहर की बॉर्डर जा रही है तो पूरे जम्बूद्वीप के बाहर की है ही सही, और बीच के 6 पर्वतों के हो जाने से, इन बीच के 6 पर्वतों के हो जाने से यहाँ पर इस भरत क्षेत्र के, इस जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र बन जाते हैं, 7 भाग हो जाते हैं, 7 टुकड़े हो जाते हैं। आगे देखिए, जम्बूद्वीप में कितने और कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनका विस्तार क्या है? उत्तर, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। जैसे कि अभी हमने आपसे चर्चा की थी, उसी अनुसार यहाँ पर ये हमको समझना चाहिए, ये 7 क्षेत्र बने हुए हैं। इन्हीं 7 क्षेत्रों के माध्यम से भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे नीचे का भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब इनकी विशेषता, ये कितने कितने बड़े लंबे छोड़े हैं तो बता रहे हैं। देखिए, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग अर्थात 526 सही 6/19 योजन है। क्या मतलब हुआ? देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये पूरा का पूरा जम्बूद्वीप है, उत्तर से दक्षिण तक अथवा पूर्व से पश्चिम तक। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये उत्तर से दक्षिण की कर रहे हैं। ये कितना है पूरा? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन में अगर हमने यहाँ पे चूंकि कहा है, जो आचार्य महाराज ने लिखा, जम्बूद्वीपस्य 90 भाग हैं, 190वां भाग। तो 190वां भाग होने का तात्पर्य है भरत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 190वां भाग। तो अगर हम इस जम्बूद्वीप के 190 भाग करेंगे, 190, इस जम्बूद्वीप के जब हम 190 भाग करेंगे तब तो ये हमारा जम्बूद्वीप पूरा का, तब तो हमारा भरत क्षेत्र 190वां भाग कहलाएगा। जैसे किसी चीज के 100 टुकड़े करेंगे तब तो वो 100वां भाग कहलाएगा, एक भाग। किसी वस्तु के हम 10 टुकड़े करेंगे तब तो एक टुकड़ा 10वां भाग कहलाएगा। और इसको प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सुंदर तरीका मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। 1 लाख में 190 का हम भाग दें, थोड़ी सी मेहनत होगी, कीजिए अपनी अपनी कॉपी में। 1 लाख योजन का 190वां भाग आचार्य महाराज ने भरत क्षेत्र को बताया है। तो भरत क्षेत्र 190वां भाग है, तो 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो कितना आएगा? आप करेंगे इसको तो उत्तर मिलेगा 526 सही 6/19 योजन। तो जो आचार्य उमा स्वामी महाराज अथवा और भी अनेक महान आचार्यों ने जो इसका परिमाण दिया है, जो ये बताया है, उस दृष्टि से यहाँ स्पष्ट रूप से ये घटित हो जाता है कि जो भरत क्षेत्र है ये जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। थोड़ा सा और अपन दिमागी कसरत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। तत्वार्थ सूत्र जी अगर आप लोगों ने पढ़ा है, और आगे चूंकि इसमें संक्षेप में वर्णन आएगा, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि विदेह क्षेत्र तक दुगनी रचना है, मतलब जो विस्तार है वो दुगना है, और फिर उसके बाद में उत्तरा दक्षिण तुल्या करके वापस आधा होता जाता है। अब थोड़ा सा देखिए, मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम लगाएंगे। हमने पहले पढ़ा था, माना कि, जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, माना कि हमारा ये बन गया जो भरत क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी में अगर आप बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रफ रूप में भी आप बना सकते हैं। एक गोल रूप बनाएं, बीच में 6 लाइन्स 6 पर्वतों की खींच दें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
और चित्र भी इधर देखते जाएं। माना कि हमारा ये भरत क्षेत्र हुआ 1, ठीक है। तो जितना भरत क्षेत्र है, पहला जो हिमवन पर्वत आएगा उसका विस्तार कितना होगा, डबल है उससे। तत्वार सूत्र जी में भी दिया हुआ है, यहाँ भी वर्णन आएगा आगे। जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 से ही 6/19, तो हिमवन पर्वत जो पहला पर्वत उसका विस्तार कितना होगा, 1052 सही 12/19, डबल हो जाएगा उससे। तो वो हम डबल करेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। अभी अपन माना की करके चलते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो माना कि भरत क्षेत्र हुआ 1, तो हिमवन पर्वत कितना होगा, 2। हिमवन पर्वत से डबल रचना किसकी है, बोलिए, हेमवत क्षेत्र की, ठीक है ना। तो हेमवत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 4। हेमवत क्षेत्र 4 हो गया। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो कौन सा पर्वत आएगा, महाहिमवत, वो कितना हो जाएगा, 8। लिखते जाइए। हरि क्षेत्र कितना हो जाएगा, 32, नहीं सॉरी 16। हरि क्षेत्र 16। इसके बाद निषद पर्वत कितना हो जाएगा हमारा, 32, ठीक है। फिर उसके बाद में विदेह क्षेत्र कितना हो जाएगा, 64। समझ में आया यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र 64 गुना विस्तार वाला है। जितना भरत क्षेत्र है विदेह क्षेत्र से 64 गुना है। अब विदेह क्षेत्र तक डबल था, अब वापस माइनस आधा करते जाएं। आइए वापस चलते हैं आगे। तो हमारा पर्वत आ जाएगा नील पर्वत, वो कितना होगा, 64 से आधा 32। नील पर्वत के आगे लिख दीजिए 32। फिर आगे बढ़ेंगे रम्य क्षेत्र, वो कितना हो जाएगा हमारा, 16, आधा करना है ना। फिर उसके बाद में रुक्मिण पर्वत 8, फिर हिरण्यवत क्षेत्र 4, फिर शिखरिन पर्वत 2 और फिर ऐरावत क्षेत्र 1। समझ में आया। अब इनको हम थोड़ा सा जरा प्लस कर लें, इस काउंटिंग को हम प्लस करेंगे। गिनिए नीचे से, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 है, 15 और 16 31, 31 और 32, ये हो गए 63। विदेह क्षेत्र के नीचे तक हो गए 63, 63, ठीक है। और ऊपर भी कितने होंगे, 63, क्योंकि नीचे 63 है तो ऊपर भी 63 होंगे। और बीच का विदेह क्षेत्र कितना था, 64। अब प्लस कर लीजिए, 63 प्लस 64 प्लस 63 कीजिए प्लस 63 प्लस 64 प्लस 63, टोटल कितना आएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 190। आगे 190। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि ये इस पूरे जम्बूद्वीप के हम 190 भाग करेंगे तो हमारा भरत क्षेत्र 190वां भाग कहलाएगा। एक माना था ना अपन ने, तो एक का मतलब एक पार्ट, 190वां भाग हो गया। 190 का एक का मतलब 190वां भाग। इस तरह से जम्बूद्वीप का 190वां भाग भरत क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम नहीं है, ये उत्तर से दक्षिण है। ये जो मेरा कर्सर जा रहा है ये यहाँ से, ये जो हिमवन नाम का पर्वत है वहाँ से लेकर के और यहाँ से ये बीच का, ये बीच का है 526 से 6/19 है, ये विस्तार है। और 526 से 6/19 को निकालने के लिए भी मैंने आपसे तरीका बताया। आप 1 लाख में 190 का जब भाग देंगे तो ये 190 का भाग कितनी बार जाएगा, 526 से 6/19 बार जाएगा।
526 योजन तो मुख्य मुख्य हो ही गए, उनमें से जो एक योजन और होगा आगे, उस एक योजन के 19 भाग करने पर 6 भाग भरत क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। 6/19 का मतलब ये होता है। तो इस तरह ये भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर कथन किया गया है कि भरत क्षेत्र इतना है। आगे देखिए, इस प्रश्न को पूरा करते हैं। आगे विदेह क्षेत्र तक क्षेत्र से दुगना कुलाचल और कुलाचल से दुगना क्षेत्र का विस्तार है, जो कि अभी हमने आपको बताया। भरत क्षेत्र से दुगना क्या होगा? पहला कुलाचल, उस कुलाचल से अगला क्षेत्र कितना होगा? उससे दुगना, फिर उस क्षेत्र से अगला पर्वत, उससे दुगना, इस तरह से। और विदेह क्षेत्र के आगे ऐरावत क्षेत्र तक विस्तार आधा आधा होता गया है। जब विदेह क्षेत्र तक तो डबल डबल लगाना है, और जब विदेह क्षेत्र हो जाएगा तो विदेह क्षेत्र के बाद में फिर ये जो रचना है ये आधी आधी हमारी वहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये कुल मिलाकर के 190 भाग कुल बन जाते हैं और भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर आ जाता है। बस अब आज के लिए इतना ही। अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेस करके यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। मुकेश जी। जय जिनेंद्र भैया जी बताइए। एक दो बातें बता रही थी आपने। बहुत कोई आसान तरीका है, जैसे मनुष्य लोग यानी 2.5 द्वीप आपने बताया सिनोनिमस है, वैसे आपने हम कई बार पढ़ते भी है सुनते भी है, और मनुष्य लोग, मध्य लोग, तिर्यक लोग अभी 2 दिन से सुन रहे हैं, तो तीनों में लाइक डेफिनेशन वाइज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस आसान तरीका क्या होगा? और दूसरा, ये जो आपने कल और आज जो प्रेजेंटेशन शेयर किया सबके साथ, अगर आप हमें वो पीडीएफ या प्रेजेंटेशन जो भी हो भेज सके तो अच्छा रहेगा। ठीक, आपके शेयर जी दोनों बातों को मैं निवेदन करूं। सबसे पहली बात तो आसान तरीका इन दोनों तीनों शब्दों को जानने का यही है, शब्द से हम अर्थ लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। हम बात करें अगर मध्य लोक की, तो मध्य लोक मतलब मध्य माने बीच में जो लोक बना हुआ है उसका नाम मध्य लोक है। उस बीच के लोक का नाम मध्य लोक है, लेकिन उस मध्य लोक में सब आ गया, पूर्व से पश्चिम तक का पूरा विस्तार भी आ गया, उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का, 8 दिशाओं का, और ऊर्ध्व और अधः का भी आ गया। तो जब हम पूरे मध्य लोक की बात करेंगे तो 1 लाख योजन ऊंचाई वाला, और 1 राजू इधर और 1 राजू इधर, इस तरह ये मध्य लोक बना हुआ है। जब हम मात्र तिर्यक लोक की बात करेंगे तो वैसे तो मध्य लोक और तिर्यक लोक लगभग एक ही शब्द हैं, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से तिर्यक लोक में हम 8 दिशाओं के परिमाण की बात करते हैं, जो पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र जो 1 राज्य तक फैले हुए हैं। और उसमें भी फिर हम बात करेंगे मनुष्य लोक की, तो मनुष्य लोक का मतलब जहाँ तक मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? मनुष्य 2.5 द्वीप तक रहते हैं, तो 2.5 द्वीप का जो विस्तार है या 2.5 द्वीप जहाँ तक है वो मनुष्य लोक कहलाता है। इसे 2.5 द्वीप कहते हैं, इसे मनुष्य क्षेत्र कहते हैं, और इसे मनुष्य लोक कहते हैं। वैसे लोक के रूप में 3 ही लोक बताए गए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऐसा नहीं समझिएगा कि 4 लोक हो गए, मनुष्य लोक अलग हो गया, नहीं नहीं, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं तो उस स्थान को मनुष्य लोक नाम दे दिया जाता है। रही बात पीडीएफ शेयर करने की, अभी चूँकि और भी विषय चल रहे हैं तो इसलिए ये पीडीएफ जल्दी ही आप लोगों के बीच में ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको डिटेल करके, और चाहे अगर आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हो तो प्रिंट निकाल के भी आप इसको डिटेल से देख सकते हो। जय जिनेंद्र, थैंक यू भैया। जय जिनेंद्र। पवन जी जैन जी बोलिए। आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है, बहुत धीरे आ रही है। जो मनुष्य लोक का विस्तार है 45 लाख योजन का जी, इसमें मानुष्योत्तर पर्वत पूरा शामिल है? नहीं, नहीं है, नहीं है। मानुष्योत्तर पर्वत शामिल है। मैं निवेदन तो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मानुष्योत्तर पर्वत का पूरा विस्तार शामिल है? मानुषोत्तर पर्वत का विस्तार 2.5 द्वीप में शामिल नहीं है। 2.5 द्वीप के बाहर बाउंड्री जहाँ बन रही है वो मानुषोत्तर पर्वत बाहर की तरफ निकला हुआ है। 45 लाख योजन का जो विस्तार है वो मानुषोत्तर पर्वत, जैसे माना कि फॉर एग्जाम्पल
आचार्य ने ये लिखा है, मानुषोत्तर पर्वत भीतर की तरफ से दीवार की तरह सीधा है और फिर बाहर की तरफ टेढ़ा टेपर रूप में गया हुआ है, जिसे आचार्य ने नाम दिया जैसे बैठा हुआ शेर। तो अंदर भीतर की तरफ से तो बिल्कुल सीधा है, अंदर जहाँ हम रह रहे हैं 45 लाख योजन का, और बाहर की तरफ से इस तरह से टेढ़ा बना हुआ है। तो 45 लाख योजन का जो 8 लाख योजन जो हम पुष्करार्ध की बात करते हैं वो यहाँ ख़त्म हो रहा है, और मानुषोत्तर पर्वत दूसरा जो 8 लाख, अगला जो 8 लाख होगा उसके प्रारंभ के भाग में बना हुआ है और फिर बाकी का स्थान खाली छूटा हुआ है। तो इसलिए 45 लाख योजन में मानुषोत्तर पर्वत को इंक्लूड नहीं किया गया। आप पहले जैसे ही बोलिए, ईयरफोन हेडफोन हटा के। सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर जो 4 जिनाले बने हुए हैं जी, वो ढाई दीप की गणना में नहीं आएंगे, वो मनुष्य लोक की गणना में नहीं आएंगे। मैंने इस विषय में कल निवेदन किया था। इस विषय में 2 प्रकार की मान्यता है। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि मानुष्योत्तर पर्वत के जिनाले मनुष्य लोक में आते हैं, उनकी अपेक्षा से हम जब मनुष्य लोक के जिनालयों की गणना करते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं 398, 4 ईश्वाकार को भी मिला लेते हैं तो। और जो आचार्य ऐसा मानते हैं, चूँकि इस विषय में मानुषोत्तर पर्वत की वंदना, जो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना है, वो रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नहीं कर पाते हैं, तो उस दृष्टि से भले ही वो मानुषोत्तर में है लेकिन उनको मनुष्य लोक में इंक्लूड नहीं किया गया है। उस अपेक्षा से वहाँ गणना फिर 394 बनती है। मेरा प्रश्न साथ में यह है कि यदि मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक में हो तो मनुष्य इसके ऊपर चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते? मैं निवेदन करूं, विद्याधरों की सहायता से, विद्याधरों की सहायता भी नहीं, देवों की सहायता भी नहीं, मनुष्यों के द्वारा, रिद्धिधारी मुनि महाराजों के द्वारा इन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं की जाती है और इनके ऊपर चढ़ने का प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि मैंने निवेदन किया ये जो पर्वत है ये बिल्कुल दीवार की तरह सीधा है अंदर की तरफ से, और मनुष्य अपनी इच्छा से तो चढ़ ही नहीं सकता, अन्य देवों की सहायता से भी इन अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन की कथन वहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नविता जी जैन। अनम्यूट करें अपने आप को, नविता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, चित्रा पृथ्वी को नरक का पार्ट नहीं मानना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ से नरक तो स्टार्ट होता नहीं है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। चित्रा पृथ्वी का जो 1000 योजन है ये मध्य लोक में इंक्लूड किया गया है। अधोलोक कहाँ से प्रारंभ होता है? चित्रा पृथ्वी के नीचे से प्रारंभ होता है, वज्रा पृथ्वी से प्रारंभ होता है अधोलोक। बाकी का जो पूरा स्थान है चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन, ये मध्य लोक के अंदर इंक्लूड है। अच्छा, दूसरा सवाल भैया जी ये है कि ये समझने की दृष्टि से विदेह क्षेत्र को मोटा दिखाया गया है या वास्तव में ये मोटा है? मतलब अन्य के कंपैरिजन में हमको ये ज्यादा चौड़ा नजर आ रहा है। तो आपसे अभी मैंने निवेदन तो किया था, भरत क्षेत्र 1 है तो विदेह क्षेत्र कितना पहुंचा था? 16 ना, विदेह क्षेत्र 64। विदेह क्षेत्र 64। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जब भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र 64 गुना है तो बड़ा तो दिखाया ही जाएगा। अभी जैसे अपने ये विस्तार पड़ा वो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ पड़ा, दक्षिण से उत्तर की तरफ। हाँ, तो अब अपन यदि पूरब से पश्चिम निकालना चाहे तो क्या इसका भी कोई मेजरमेंट निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जो रचना है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी हुई है। पूर्व से पश्चिम की तरफ भी निकल तो जाएगा, लेकिन वो क्या निकालेंगे अपन? जैसे माना कि भरत क्षेत्र जो हिमवन पर्वत है, अब वो हिमवन पर्वत पूर्व से पश्चिम तक कितना है? क्योंकि नीचे का स्थान तो कम है ना, जो बीच में जाएंगे तो स्थान बढ़ता जाएगा। तो वो मेजरमेंट निकालने के लिए हम अन्य ग्रंथों की सहायता ले सकते हैं, लेकिन चूंकि रचना जो है ये उत्तर से दक्षिण की है, इसलिए ये इस तरह से रचना का वर्णन किया गया। अच्छा पिया जी, जो आपने 2.5 द्वीप बताया इसमें हमको अलग अलग लिखवा दीजिए कि जम्बू द्वीप का क्या विस्तार है, लवण समुद्र का, घातकी खंड का, कालोद्वीप, पुष्कर द्वीप का, क्योंकि याद करने के लिए लिखना है। डबल कर लीजिए ना, लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। पहला जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, इसके बाद में लवण समुद्र आता है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का,
फिर इसके बाद लवण समुद्र के बाद में पहला दूसरे धात के नंबर का द्वीप आएगा जिसका नाम है धात के खंड द्वीप, वो 4 लाख योजन का। फिर इसके बाद में कालोदरी समुद्र आएगा, वो 8 लाख योजन का। जी फिर पुष्करवत द्वीप आएगा, वो 16 लाख योजन का। लेकिन उस 16 लाख योजन में बिल्कुल बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत गया हुआ है, इसलिए 8 लाख लेना है। इसलिए 8 लाख लेना है। तो 8 लाख इधर इस तरह से एक दिशा की तरफ बनाएंगे, जम्बूद्वीप को छोड़ दीजिए तो 22 इधर हो गए और 22 इधर हो गए और बीच का 1 लाख, इनको आपस में पूरा इंक्लूड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो बन जाएंगे 45 लाख योजन। जी भैया जी। नीरज कुमार जी। भैया जी प्रश्न ये था जी कि आपने बताया कि विजयार्थ पर्वत में उनकी संख्या 34 है जम्बूद्वीप में, तो जो भरत क्षेत्र संबंधी और ऐरावत क्षेत्र संबंधी जो विजयार्थ उनका विस्तार तो समझ में आता है क्योंकि वो उस तरह से चलेगा जैसे पर्वत ने आपने बताया। तो जो विदेह क्षेत्र के संबंधी 32 विजयार्थ पर्वत, क्या उनका विस्तार हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे क्योंकि वो आड़े में है, क्योंकि वो विदेह क्षेत्र की नगरियों को विभाजित करते हैं, इसका मतलब वो उनका विस्तार हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे? नहीं, मेरा निवेदन पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ पर तो जो मूल नदियाँ सीता और सीतोदा बह रही है, उनके जले जाने से जो 8 भाग बने हैं, उन 8 भागों में जो 4 वक्षार के रूट 3 विभंगा नदी से उनके 8 पार्ट बने, उनमें से अगर अपन एक पार्ट को उठाते हैं, एक नगरी को उठाते हैं, तो वो एक नगरी का जो विभाजन उन्होंने किया है तो वो पूर्व से पश्चिम तक नहीं किया है, वो विभाजन उत्तर से दक्षिण की तरफ किया है। जैसे अपन विजयार्थ पर्वत को भरत क्षेत्र में देखते हैं तो भले उसका विस्तार हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, लेकिन वो जा तो रहा है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक उसी प्रकार विदेह क्षेत्र में उसका जो विस्तार है, उसका जो जमीन का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम में देखेंगे। बिल्कुल ठीक, सही है, आप सही बोल रहे हैं आप। वही मैं बोल नंबर 1। हाँ, तो क्या इसका विस्तार उतना ही होगा जितना भरत क्षेत्र में? नहीं, वहाँ का बड़ा होगा, अधिक होगा, वो हमें अन्य ग्रंथों से देखना चाहिए। रीना जी शाह। रीना जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी बोलिए। हाँ, ये जो आया था ना इसमें कि ये बहुभाग शब्द है, तो बहुभाग ये बहुमध्य भाग, तो हाँ। बहुमध्य भाग का मतलब क्या? नहीं, बहुमध्य भाग का मतलब कोई बहु नहीं लगाना, बहुमध्य मतलब बीचों बीच में। एक तो होता है अपन बीच में कह दें तो बीच में कितना लगाना है, भले नहीं बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में लगाना है, इसलिए बहुमध्य भाग शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब बहुमध्य का मतलब हो गया एग्जैक्टली सेंटर। बिल्कुल 100%। अच्छा, और दूसरा कल का ये जो था ना 10 करोड़ा करोड़ी, जैसे हम बोलते हैं कि 10 करोड़ा करोड़ी, हाँ, तो उसमें 10 करोड़ मल्टीप्लाई 10 करोड़ ऐसा होता है, कैसे होता है? मतलब नहीं, पहले 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 1 कोड़ा कोड़ी, और फिर उसको 10 करोड़ से गुणा करेंगे तो वो बनेगा 10 कोड़ा कोड़ी। 10 करोड़ को 10 करोड़ से नहीं करना। 10 कोड़ा कोड़ी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। आप हम जैसे एक करोड़ गुना 1 करोड़ करें तो भी उसका जवाब तो 1 करोड़ ही आएगा ना। कैसे आएगा, क्या बात कर रहे हो? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो 1 करोड़ थोड़ी ना आएगा, वो तो बहुत आगे की संख्या पहुंच जाएगी। भाई अपन सुनिए मेरा निवेदन, 1 गुणा 1 नहीं कर रहे हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा कर रहे हैं। तो 1 करोड़ में जो 7 जीरो होती है, तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से करेंगे तो 14 जीरो हो जाएंगे वहाँ। तो 10 करोड़ा करोड़ी का मतलब हो गया 10 के ऊपर मतलब आप 14 जीरो लगा दो, ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो 1 कोड़ा कोड़ी आया उसको 10 से गुणा कर दोगे तो 1 जीरो लगा दो, तो वो 10 कोड़ा कोड़ी हो गया।
अमिता जी। अनम्यूट जी, बोलिए। भाई जी, जो अपने अकृत्रिम चेतालय है 458 आपने कहा है ना जी, तो उसमें करोड़ नहीं लगेगा? नहीं, यहाँ तो एक एक की काउंटिंग की है अपन ने, करोड़ की थोड़ी की है। नहीं तो लेकिन अपन जब वो बोलते हैं अकृत्रिम चेतालय है तो अपन उसमें तो 4 ऐसे बोलते हैं ना, इतने 8 करोड़। तो वो अकेले मध्य लोक के थोड़ी ना है, वो तो अधोलोक के भी, ऊर्ध्वलोक के। नहीं बराबर, तो खाली यहाँ मध्य लोक के 458 नहीं रहेंगे? यहाँ मध्य लोक के 458 काउंट किए हैं। जब अपन पूरे टोटल करेंगे तो अधोलोक के 7,72,00,000, ऊर्ध्वलोक के 84,97,023 और मध्य लोक के 458। इनको जब अपन काउंट कर लेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे बन जाएंगे 8,56,97,481। और दूसरा जो भी अपने 191 बताया ना भारत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र का, वो आप वापिस बता सकते हैं? उसमें फिर मतलब वो एक बार खाली बता सकते हैं कि खाली एक से 2? पहली बात तो सुनिए, 191 नहीं है, 190 है। मैं बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये निवेदन करूंगा, इसके लिए आप अपनी मेहनत करें, फिर कल पूछ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कल मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसलिए, और कुछ नहीं, पहले समझ में आ गया था लेकिन मेरे को कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मैं देख के फिर आपसे वापस। हाँ बिल्कुल, आप अपनी मेहनत करेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इतना ध्यान रखना है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 1 से लेकर के एक पर्वत दुगना 2 होगा, फिर अगला क्षेत्र 4 होगा, फिर अगला पर्वत 8 होगा, फिर 16, फिर तो वो विदेश क्षेत्र तक आपको भरत क्षेत्र 1 हुआ तो पर्वत होंगे 2, पर्वत 2 हुआ तो अगला क्षेत्र होगा 4, फिर अगला क्षेत्र 4 हुआ तो अगला पर्वत होगा 8, इस तरह से। समझ में आ गया भाई जी, कोई कंफ्यूजन हुआ। ठीक ठीक जी, धन्यवाद भाई। जय जय। विजया जी सूरत। जी बोलिए, अनम्यूट करें अपने आप को। आज का अंतिम प्रश्न है ये। अनम्यूट करें, अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं किन्हीं और से पूछूं। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं वही पूछ रही थी, प्रश्न 190 भरत का विस्तार है ना, उसी का पूछ रही थी मैं। आगे चलो ठीक है, आगे। धन्यवाद। आइए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। शेष प्रश्नों के उत्तर कल देखेंगे। और मेरा एक निवेदन आप सभी लोगों से, आप अपने घर पे भी थोड़ा सा अभ्यास करें, और जो नक्शा बनाया अपने चित्र आप लोगों के सामने शेयर किया है, इस चित्र का भी आप थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।